ठीक है, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे। एनसीईआरटी बुक आप अपना ओपन रखेंगे बिकॉज उससे कनेक्ट करते हुए हमें पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने देख लिया था, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं दैट वी नो। So this is the diagram. I've shared the screen, and in this you can see that there is the tube-like structure which is at the starting. This is vagina, and internal to the vagina there will be a neck of the vagina or a narrow opening of the vagina which is called as the cervix. After the vagina there will be a cervix, this one. This is cervix, and then after the cervix there is a uterus. This is uterus. Okay, so this is uterus, and then the uterus move into the tube-like structures, both the ways, both the sides, left and right side. There are two tubes which are there, and these tubes are called fallopian tubes. और ये fallopian tubes बहुत पतले पतले फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस में ओपन हो रही है, और उस ट्यूब का फनल जैसा पोर्शन तो इनफंडिबुलम है, और जो फिंगर जैसा पोर्शन है यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी वाली तरफ दिया हुआ है फिम्ब्रियो। फिंगर जैसे प्रोजेक्शन को फिम्ब्रिये कहते हैं। आपने देखा था जब हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ा था, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर भी जो दो सिनर्जिड्स होते थे, एग सेल के दोनों तरफ जो सेल होते थे, उसमें भी मैंने बोला था फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। फिंगर जैसे प्रोजेक्शन वहां पर पोलन ट्यूब को अंदर गाइड करने के लिए, एंट्री करने के लिए होते थे, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस से पोलन ट्यूब एग रिलीज करने के लिए, सॉरी स्पर्म रिलीज करने के लिए एबल हो जाती है। एक स्पर्म वो एग के न्यूक्लियस के पास रिलीज करती है, और एक दूसरा स्पर्म वो पोलर न्यूक्लियाई के पास रिलीज करती है। सेम वर्क यहाँ पर फिम्ब्रिये का है। फिम्ब्रिये क्या करते हैं, जो भी एग यहाँ से रिलीज होता है ओवरी से, वो फिम्ब्रिये उसे पकड़ते हैं, तो ये रिसीव करने का, एग को रिसीव करने का काम करते हैं। ये फिंगर जैसे बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस एग को पकड़ लेती हैं, और फिर ये अंदर की तरफ फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है। ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी वॉल होते हैं, वॉल के अंदर वो होते हैं हेयर लाइक सीलियास होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है फिम्ब्रिये के अंदर फेलोपियन ट्यूब का, और उसके अंदर एग मूव करता रहता है। एग कैन मूव इनसाइड इट। सो उसके बाद सेंटर में आपको यूट्रस आ रहा है, यूट्रस इज देयर, क्लियर, एंड यूट्रस की वॉल्स बता रखी हैं, दैट इज द आउटर मोस्ट इज पेरीमीट्रियम, यहाँ शो नहीं कर रखी, मिडल शो कर रखी है मायोमीट्रियम, एंड सबसे अंदर की होती है एंडोमीट्रियम, जहां पर बेबी अटैच होता है उसे एंडोमीट्रियम कहते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो, इज इट क्लियर? तो ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, बीच में पीयर शेप बैग जैसा स्ट्रक्चर इज यूट्रस। ये इसका फंडस होता है, हेड जैसा पार्ट, और यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड वजाइना विल बी एक्टिंग एज फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जहाँ पर सीमन रिलीज होगा। Vagina के बाद there will be the cervix, which is the entry point, and then muscular uterus will be there, and then the fallopian tube. Fallopian tube क्यों जरूरी है? कल भी बताया था कि fallopian tube के एम्प्यूला और isthmus region, इन दोनों के बीच की जगह में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन दोनों के बीच में, एम्प्यूला और isthmus के बीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? एम्प्यूला और इस्थमस को अगर आपको देखना है तो आप इस वाली इमेज में देख सकते हो, इसमें एम्प्यूला इस्थमस, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखोगे फिम्ब्रिये, इनफंडिब्यूलम,
एम्प्यूला पार्ट, इन्फेंटिब्लियन के जस्ट बाद फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है उसे एम्प्यूला पार्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है इस्थमिक पार्ट जो इसे यूट्रस से जोड़ रहा है। तो एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में आता है फर्टिलाइजेशन का पॉइंट। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जब स्पर्म अंदर आते हैं तो स्पर्म यहीं पे आके एग, यहाँ तक एग को, ओवरी से जो एग निकला है वो फिम्ब्रिया लेता है और उस एग को अंदर मूव करना पड़ता है और इस पॉइंट पे आना पड़ता है अंदर ही अंदर। जब एग यहाँ आता है तो स्पर्म भी अंदर आकर इस एग में फ्यूज होता है। तो इस पॉइंट पे हमारी एम्प्यूला और इस्थमस के बीच वाले पॉइंट पे हम फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमंस में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट एट विच एग्जैक्ट लोकेशन, तो साइट तो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगी और एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा एम्प्यूला और इस्थमिक जंक्शन। नोट्स बनाने के लिए जैसे आपने अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स बनाए हैं स्मॉल पार्ट्स में लिखकर हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, ऐसे ही आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए नोट्स बनाओगे। पीडीएफ फोल्डर में इसको एक शेयर भी कर दूंगी, उसकी हेल्प ले सकते हो, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो। डायग्राम वेल नीट लेबल्ड बनाकर उसके एक एक पार्ट को आप डिस्क्राइब करते जाओगे, यही नोट्स बनाने का तरीका रहेगा। क्लियर? थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है आज क्योंकि कल आंधी तूफान आया है, बारिश आई है, इस वजह से नेटवर्क थोड़ा स्लो है। इसमें हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करना है कि we have discussed human reproductive system and then we were discussing the female reproductive system. So this is the PDF, and in this PDF we can see there are the parts, the images of NCERT biology class 12, and you can see a vagina over here. There is a long tube 4 to 5 centimeters long, which is vagina, shorter in female. So it is shorter in females as compared to the male tract, reproductive tract. The female is shorter reproductive tract, but difference is that female में vaginal opening is different and the urethral opening is different. Both the pores are different, but in the males, penis is both the excretory organ, that is, it will urinate, it's for urination as well as for ejaculation, sperm release as well. यहाँ पर अलग होता है, यहाँ पर फीमेल वेजाइना जो है is a copulatory organ only. It's and the urethral opening is above the vaginal opening. So here we see internal structure. So vagina is then internally it is proceeding into a cervical canal, that is cervix. Cervix की canal है ये. Cervix is the neck of the uterus. You can see this is a cervical canal, and then there is a cervix. Then after cervix there is uterus, which is a muscular bag, inverted pear-like structure. And then in this inverted pear-like structure, their uterus is proceeding into the funnel, fallopian tubes. Fallopian tubes are both towards left and right, and these fallopian tubes are having their fimbriae. Fimbriae will be there. Fimbriae are for the receiving of the eggs from the ovary. Every month ovary is releasing one egg, and that egg is received by the fimbriae. fallopian tube के पास finger जैसे projections होते हैं, वो उनसे
एग लेती है, ठीक है। इट इज क्लियर, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओवरी यहाँ से एक एग रिलीज करती है एक मंथ में, और फिंगर जैसे प्रोजेक्शन इसको लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, और ये एग फिर अंदर जाता है फेलोपियन ट्यूब के, और ये सिलिएटेड एपिथेलियम होता है अंदर फेलोपियन ट्यूब के। द एग मूव्स टिल इट रीचेस दिस पॉइंट, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन के बीच में। दिस इज एम्पुलरी पार्ट एंड दिस इज इस्थमिक पार्ट। इस्थमिक पार्ट जहां पर मैंने ये बनाया आई जैसा स्ट्रक्चर, इनके मिड में जिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का हॉरिजॉन्टल पार्ट है जो इसे यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है, इसके मिड में एग्जैक्टली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो लोकेशन इज द मिड ऑफ द एम्प्यूला एंड isthmus. Here at the other side you can see ampulla region and isthmus region, and here in this portion the egg is fertilized by the sperm. It is located in pelvic region. A pair of ovaries are there, a pair of oviducts is there, uterus is there, cervix, vagina is there. External genitalia is there in the female. Mammary glands are not the part of reproductive, but they nourish the child too during the birth, because we are viviparous. The females feed the young ones the milk. ओवरीज के बारे में हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, समझेंगे। दे आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बिकॉज ये एग भी प्रोड्यूस कर रही हैं, ओवम प्रोड्यूस करती हैं, ओवरी के हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस। यूट्रस से ओवरीज कनेक्टेड होती हैं, लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम एंड कंटेन्स द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ये कनेक्टेड रहता है एपिथेलियम से। ओवरी स्ट्रोमा इज मेड ऑफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स इनर मेडुला। यानी कि ओवरी की बात बता रहा है ये कि अगर हम ओवरी को अंदर से देखें तो आप जैसे हर नॉर्मल ऑर्गन के आउटर रीजन कॉर्टेक्स होता है और इनर मोस्ट रीजन को मेडुला कहते हैं, तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है, इनर मेडुला है और आउटर कॉर्टेक्स है। ओवरियन की पूरा स्ट्रोमा और फुल पार्ट को स्ट्रोमा बोला गया है, ओवरी के इंटरनल पार्ट को, और उसमें बाहर बाहर का जोन जो होगा वो कॉर्टिकल जोन है, कॉर्टेक्स एरिया है, और इनर जोन मेडुला एरिया है। ओविडक्ट्स, दोनों ओवरी से जो दो ट्यूब्स आ रही हैं वो ओविडक्ट्स हैं। फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक आती हैं। The part of each duct lying towards the ovary is a funnel shape called as infundibulum. और ये पार्ट जो ओविडक्ट का ओवरी की तरफ जा रहा है, फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इन्फंडिबुलम होता है। इसके अंदर फिम्बरी होते हैं, हमने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, फिम्बरी है। इन्फंडिबुलम लीड्स टू एम्प्यूला। इन्फंडिबुलम पार्ट एम्प्यूला में लीड करता है और एम्प्यूला फिर इस्थमस में लीड करता है, which has a narrow lumen opening into the uterus. इसके अंदर बस थोड़ी सी ओपनिंग होती है और फिर वो यूट्रस में बैग जैसे स्ट्रक्चर में आ जाता है। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड वूम बिकॉज वूम के अंदर बेबी डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये इन्वर्टेड पियर जैसा लगता है एंड इट्स आपने पियर का शेप देखा होगा, नाशपाती, तो ये ऊपर से तो कोनिकल होती है और नीचे से ये ब्रॉड राउंड होती है। तो अगर हम इसको इन्वर्टेड कर दें तो ऊपर से ये सोलन और फुला हुआ रहेगा और फिर यहाँ से ये कर्व रहेगा। दिस इज इन्वर्टेड पेयर शेप, दिस इज टाइप ऑफ a uterus. This is the structure, or we say the inverted pear shaped structure of uterus. So it is having the muscular wall and it is connected to the pelvic wall by ligaments. Uterus भी ligament से connected रहता है pelvic wall में। Uterine wall consist of 3 uterine wall होती हैं। बाहर के outermost perimetrium, middle myometrium और inner endometrium होती हैं, which lines the uterine cavity. The endometrium undergo changes during menstrual cycle. एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। cervix or vagina, cervix connect the uterus to vagina and the cervix and the vagina constitute the birth canal. cervix और uterus
सर्विक्स जो ओपनिंग है यूट्रस की, वो और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं जहाँ से डिलीवरी होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखेंगे तो इट हैज अ फैटी टिश्यू कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। सो फैटी टिश्यू रहेगा, कुशन स्ट्रक्चर, एंड देन बिगर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे दोनों तरफ, which are the labia majora, and then labia minora inner thin structures होंगे, इनके बिगर लिप्स के अंदर थिनर लिप्स होंगे जिन्हें माइनोरा बोलेंगे, एंड देन it is hymen like structure is there, it's a covering hymen, and which is skin fold and partially covers the vaginal opening, ये cover करके रखता है vagina को, and then clitoris is the sensitive area at the junction of labia minora. Mammary glands present in all female mammals. मेमोरी ग्लैंड सारी फीमेल्स में होते हैं और ये मिल्क सीक्रेट करते हैं व्हेन द बेबी इज डेवलपिंग फॉर 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड, तब मेमोरी ग्लैंड्स में ब्रेस्ट में फीमेल के मिल्क जनरेट हो रहा होता है। तो इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी द बेबी नीड्स टू बी have its food. Milk is the food which it has for first 6 months, and it's a very dark yellowish fluid which is released from the mammary gland, which is dark milk, which is called colostrum. It is important, ये बहुत important है, because it contains the immunoglobulins, because it contains the immunity providing antibodies. It is paired and it is glandular. दो मेमोरी ग्लैंड हैं हमारे, पेयर्ड हैं, and each breast contains 15 to 20 memory lobes with alveoli which secrete milk. और इनमें 15 से 20 मेमोरी लोब हैं जिनके अंदर एल्वेलाई हैं और जो सिक्रीट करती हैं मिल्क। एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स व्हिच यूनाइट्स टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, और एल्वेलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। एल्वेलाइज वो एरिया है जहाँ पे मिल्क बनेगा और फिर ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जैसी ट्यूब में जाएगा, एंड ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल जुड़कर मेमोरी डक्ट बनती है। Many memory duct constitute the memory ampulla and which is connected to lactiferous duct, और फिर ये lactiferous duct में आ जाती है। अब इसके बाद गैमेटोजेनेसिस आने से पहले हम डायग्राम देख लेते हैं मेमोरी ग्लैंड का। We should see the memory gland diagram in the Google Images. So this is the image, and we want a labeled image so that we can know memory glands structure, and it's given in your NCERT as well. NCERT में भी दिया हुआ है। So we can see pectoral major muscle है एक breast के पीछे, pectoralis major muscle. Lactiferous ducts are also shown, but lactiferous ducts are the ending of the system. And what we have studies from alveoli to various ampullary duct tubules, and then to ampulla, and then lactiferous duct. So early pregnancy mature but inactive, and early pregnancy में इस तरह का दिखेगा structure. It has just very various branches spread in the breast, and mature but inactive, it's like that. And mid pregnancy it is like this. In the mid pregnancy it is having the small round structures, and when lactating mother it will be having the clusters
like milk is produced in that for lactating mother. Regression after weaning, फिर ये फिर दोबारा से regression हो जाता है. तो मेमोरी डक्ट में इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहते हैं. एंड पार्ट्स को समझने के लिए हम एक और डायग्राम देख लेते हैं. So to view the anatomy, we can see what are the various parts. So fat pad will be there. It is having a fat because fat is providing a cushion-like structure here, soft tissue. Then on the muscle there is a fatty layer, and then inside the breast there are lobules, and the lobules are having ducts, and these ducts will be connected. Many ducts will be connected in the nipple. And then more detailed diagrams we can see. So these are the well-labeled diagram. It will be more clear to you, the diagram. The skin will be there, pectoral major muscle is there, suspensory ligaments are there, adipose tissue is there, lobes are there, and areola is there, nipple is there, opening of lactiferous ducts, lactiferous sinuses, lactiferous ducts, lobules containing alveoli. So this image is little more, we can say, clear. So यहाँ पर आप देख रहे हो lobules हैं, lobules containing alveoli. इन lobules में बहुत सारे tiny sacs like structures हैं जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होगा. तो alveoli बोलने का रीजन यही है कि जैसे हमने लंग्स में पढ़ी है small sac like structure alveoli, वैसे यहाँ पर मिल्क alveoli हैं. लैक्टिफेरस डक्ट्स फिर बनेंगे इनमें, आप देख रहे हो टिब्यूल्स बोलो या डक्ट्स बोलो, यहाँ से इन एल्वेओलाई से बहुत सारे डक्ट्स जाएंगे जिन्हें लैक्टिफेरस डक्ट्स बोलेंगे. लैक्टिफेरस साइनसेस at the terminal positions they will be having swollen ends which are called lactiferous spaces will be their sinuses. Opening of lactiferous ducts will be opening in the nipple, and areolar is the area of the whole breast, and then lobe is we have already discussed, lobe contain the alveoli. Then afterwards there will be adipose tissue, the yellowish color fat tissue will be there, and suspensory ligaments are there, whitish ligaments between these, and then pectoral major muscle will be there, and skin is there which is showing the cut section here. So with this, I hope you have understood very easily about the memory gland anatomy. You have to read them. Now we will come to our topic, which is gametogenesis. Gametogenesis is the production of gametes. Okay, so the testes will produce the sperms, and the ovaries will produce the eggs. The process will be gametogenesis, and the formation of sperm in the male is called spermatogenesis. The process of formation of
egg in the female is oogenesis. So spermatogenesis flowchart is shown here. The top is the mother cell, which is spermatogenesis, which will be undergoing spermatogenesis, that is spermatogonium. The spermatogonium will be the mother cell. It undergoes, firstly, it will be growing into large, we can say, it will absorb the nutrition, it will prepare itself for meiosis. So it will grow in size, grow in cytoplasmic contents, and it will also replicate its DNA. तो यहाँ ऊपर में क्रोमेटोगोनियम में 4 क्रोमेटिड्स जो दिखाए हैं सिंगल क्रोमेटिड्स हैं उनमें, तो यहाँ आकर वो डबल हो गए हैं. They have replicated the DNA. That means अब ये स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस 1. आप देख रहे हो उसके नीचे मियोसिस 1 का स्टेप लिखा हुआ है. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल प्रोड्यूस 2 cells and it will distribute half the number of chromosome into them. Meiosis 1 के बाद दोनों secondary spermatocytes में 2 chromosomes आ गए. एंड अब मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 इनको और इक्वली डिवाइड कर देगी. दैट इज these will be going single chromatids, 2 single chromatids will be going in each 4 cells. So after the meiosis 2, 4 spermatids will be finally formed. So this is the steps of, these are the steps of spermatogenesis. So after 2 meiosis we get 4 spermatids, that is immature sperms. Spermatids are the circular in appearance. Spermatid आप देख रहे हो circular appearance में है, but इनको अभी differentiation होना है, इनको mature sperm बनना है through the help of Sertoli cells. हमने पढ़ा है कि Sertoli cells में के heads and bed रहेंगे. यहाँ पे second diagram में आप देख भी रहे हो कि the spermatogonia has changed into primary spermatocyte, it has changed into secondary spermatocyte, and then finally spermatids are formed, and spermatids will be slowly transforming into spermatozoa. So these are the steps. So differentiation, spermiogenesis will be occurring at the last. Spermiogenesis, spermatogenesis whole, but the spermiogenesis is the step from the spermatids to mature sperm. In males, the sperms are produced by spermatogonia, mature germ cells which are present in inner wall of seminiferous tubule. Spermatogonia inner wall में था seminiferous tubule के, तो वहाँ से sperms बनने को spermatogenesis कहते हैं. एंड स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ता है माइटोसिस से, डिप्लॉयड ही रहते हैं क्रोमोसोम नंबर, बट सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये मियोसिस करते हैं. आफ्टर द फर्स्ट meiotic division 2 haploid and equal secondary spermatocytes are formed. फर्स्ट मियोसिस के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. फर्दर इनमें मियोसिस होती है मियोसिस 2 जिसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं. These spermatids are converted into sperm by spermiogenesis. ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मैं आपको बोल रही थी, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मोजेनेसिस से फिर वो मैच्योर होगा और फिर वो रिलीज हो जाएगा, उसका स्पर्म हेड हट जाएगा, वहां से वो हट जाएगा पूरा मैच्योर होके. हटने की प्रोसेस को, रिलीज की प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं. यानी वो रेटी टेस्टिस में आ जाएगा, रेटी टेस्टिस से एपिडाइडमिस में चला जाएगा, वो मैच्योर हो चुका है फ्लैचेला से. Spermiation इसी को कहते हैं. Spermatogenesis starts as puberty by the action of gonadotropin releasing hormone. Spermatogenesis boys में puberty के बाद शुरू हो जाती है because इस हार्मोन के अंडर इफेक्ट में, GnRH के अंडर इफेक्ट में, gonadotropin releasing hormones के पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स, एंड इनकी वजह से 2 gonadotropin जिनको कहते हैं luteinizing hormone. Okay. So there is a slight difference, there is a slight correction here. So GnRH is released from hypothalamus because it is a releasing hormone. Remember, hypothalamus was releasing some releasing and inhibiting hormone. So hypothalamus hormone है ये GnRH. इसकी वजह से 2 पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होंगे जिन्हें गोनाडोट्रोपिन कहा जाएगा. ये गोनाड्स पैक्ट करेंगे. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये मेल और फीमेल दोनों में ही निकलते हैं और GnRH के रिस्पॉन्स में निकलते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. तो GnRH इज अ gonadotropin releasing hormone, is the hypothalamic hormone, and this in turn
is producing two hormones or activating the release of two hormones from the pituitary. So those two hormone is follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH. LH is acting on the Leydig cells and LH का काम है वो Leydig cell पे act करेगा, आपको पता ही है. LH Leydig cell पे act करके उनको एंड्रोजन रिलीज करवाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाने में हेल्प करता है, because Leydig cells were producing testosterone. एंड देन उसी की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रेगुलेट होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से. वाइल एफएसएच का काम क्या है, वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्म को मैच्योर करने के काम करती है. अब स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ आपको डायग्राम में आराम से पता चल रहा है स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है. इट इज हैविंग थ्री पार्ट्स, थ्री मेन पार्ट्स. तो वन फर्स्ट पार्ट इज हेड, second part is neck, and the third part is tail. And the head is having a cap-like structure, pointed structure, which is full of hydrolytic enzymes called as acrosome. तो head के अंदर acrosome है जो fertilization के वक्त egg की membrane को dissolve करने का काम करता है, penetrate करने का काम करता है head का, ताकि nucleus भी उसके पास है head में, तो haploid nucleus penetrate कर सके egg की membrane में. So acrosome is doing the fertilization reaction, fertilization cone बनाना, hydrolyze करना. तो ये zona pellucida को hydrolyze करना, ये सब acrosome के काम है. zona pellucida ovum की लेयर है, corona radiata ovum की लेयर्स है. जो हम ovum का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उसमें ध्यान देंगे इस बात का. एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो वहां पर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे सिंगल सेट, ये फ्यूज हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद. एंड नेक के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं. ये सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेंट्रियोल्स भी जाते हैं अंदर उसमें, और फिर वो सेंट्रियोल्स वहाँ पर ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स बना के और फिर वो स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करके क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं. मिडल पीस के अंदर क्या रहती हैं, देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर पावर हाउस ऑफ सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया जो टेल को स्विम कराने के लिए हेल्प करती है, और टेल के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि रन कर रहे हैं, जो फ्लैजिला इसका बना. So this flagella is for the movement, for producing movement, so that the sperm can move and reach the fallopian tube from where it will be the fertilizing the egg, which is there in the fallopian tube. The whole sperm is enclosed in a plasma membrane. Complete एक cell है, तो outermost layer animal cell की plasma membrane होती है. The head consists of haploid nucleus and a cap-like structure acrosome, which contain enzyme that aid in fertilization. ये बात मैंने आपको बताई. The middle piece contains several mitochondria which produce energy, and this energy is for motility of the sperm. Sperm released by the seminiferous tubules are transported by the accessory duct. ये sperm जो seminiferous tubules release करते हैं, ये accessory duct से फिर transport करे जाते हैं और ये vas deferens और penis की तरफ आते हैं. The secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate glands are essential for the maturation and motility of the sperms. जो epididymis, vas deferens, ये जो tubes हैं, ये इनको sperm के passage के लिए जरूरी है, and epididymis temporary store भी करता है sperm को and mature करने में भी help करता है. सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस आपको हमने बताया है जो वीडियो जिसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स के इंपॉर्टेंस बताई है कि सेमिनल वेसिकल के अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रही है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और कुछ एंजाइम्स हैं, फिब्रिनोजन है जो क्लॉटिंग प्रोटीन है, ताकि जो सीमन है वो क्लॉट हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और कलेक्ट हो सके, डिपॉजिट हो सके, इसीलिए सेमिनल वेसिकल ये प्रोड्यूस करते हैं. सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन सीमन का 60% रखते हैं. प्रोस्टेट के अंदर फिर 20% सिक्रीशन प्रोस्टेट के होते हैं जिसमें भी एंजाइम्स होती हैं
फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम्स भी होती हैं जो कि सीमन को थोड़ा थिन करती हैं. These are essential. प्रोस्टेट थोड़ा सिट्रेट भी रिलीज करता है जो भी एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए, एंड ये मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए भी जरूरी है. So with this spermatogenesis we have done today's class. I think आपको इतने अच्छे से बताया है ये spermatogenesis का प्रोसेस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर के और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक योर ओन नोट्स with the help of this PDF. This is already there with you, and with the help of NCERT you can make the notes of the human female reproductive organ, mammary gland, as well as the spermatogenesis portion. So we will continue the class in the next video. Thank you. Have a nice day. So I'm going to end the session here.